रहमान अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हमारा चैप्टर नंबर 21 का सेकंड लेक्चर है बेटा। और आज हमारा टॉपिक है इंटरफेज़। इंटरफेज़ के बारे में कल मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। पहली बात जो मैंने कल आपको बताई थी कि इंटरफेज़ नॉन अपेरेंट डिवीज़न है। ठीक हो गया, ये बात भी हमने कल पढ़ी थी। आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ द फेज़ इन विच सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीज़न। ठीक है, इसलिए वो फेज़ है जिसमें सेल अपने आप को तकसीम करने के लिए तैयार करता है। तकसीम होने के लिए सेल अपने आप को तैयार करता है, लेकिन तकसीम इंटरफेज़ में तकसीम नहीं होता। दूसरा, तारीफ आपने इसकी की थी पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल। याद रखना, ये जो लाइफ साइकिल ऑफ सेल, सेल की जो ज़िंदगी है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल की जो लाइफ है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। सो पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल यानी कि सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीज़न। कल भी आपको समझाया था कि दो जो कंसेक्टिव डिवीज़न होती हैं, वो डिवीज़न जो एक दूसरे के करीब हों, एक के बाद दीगरे होने वाले डिवीज़न के दरमियानी जो पीरियड होता है उसको हम इंटरफेज़ कहते हैं। कल आपको ये भी मैंने बताया था कि इंटरफेज़ को मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। गलत तरीके से इसको इंटरेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। रेस्टिंग नहीं होता बल्कि ये पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल क्या हो रही होती है बेटा, एक्टिविटी हो रही होती है। ये हमने कल पढ़ा था तो उसको हमने रिवाइज किया है। आज हमारा टॉपिक जो मेन है वो है फेजेस ऑफ इंटरफेज। फेजेस ऑफ इंटरफेज, क्योंकि कल आपने कहा था सेल साइकिल के दो फेजेस हैं, इंटरफेज मेटाटिक फेज। फिर आपने कहा था हर फेज के सब फेजेस हैं, तो आज सब फेजेस की तरफ आ गए आप। इंटरफेज के फेजेस क्या हैं आप? तो सबसे पहला फेज है बेटा G1 फेज। नाम आपको आने चाहिए, G1 फेज। दूसरा फेज S फेज और तीसरा फेज G2 फेज। कितने फेज हैं? 3 फेज, G1 S G2 फेज। बेटा हम इन सब को पढ़ लेते हैं और ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इंटरफेज, नेम इट्स फेजेस, कि इंटरफेज की तारीफ करो, उसके फेजेस के नाम बताएं। फिर अगला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा G1 फेज क्या है, S फेज क्या है और G2 फेज क्या है। अलग अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सो सबसे पहले बेटा हम कवर करते हैं G1 फेज को। पहले तो पता हो G1 फेज, इसको G1 फेज क्यों कहते हैं? इसको बोलते हैं गैप 1, फर्स्ट गैप फेज। ठीक होगी बेटा, क्या कहते हैं इसको? गैप 1 या फर्स्ट गैप फेज। आगे ये क्या है, इसकी डेफिनेशन G1 फेज पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है बेटा केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें, सेल नॉर्मली ग्रोज इन साइज है। इसमें सेल का जो साइज होता है, पहले अगर इतना था तो इसमें सेल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसको कहते हैं सेल नॉर्मली ग्रोज इन साइज। इसके अलावा बेटा तीसरे नंबर पे इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, मखसूस किस्म के एंजाइम तैयार किए जाते हैं। आगे बेटा डीएनए बेस यूनिट्स आर अकामुलेटेड। डीएनए के जो बेस यूनिट होते हैं जिसमें एडेनिन वगैरह, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन होते हैं, उनको क्या किया जाता है, अकामुलेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं डीएनए के बेस यूनिट, क्यों अकामुलेट कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं बेटा? फॉर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए को बनाने के लिए। बेटा डीएनए बनेगा नहीं, याद रखना G1 में डीएनए बनेगा नहीं। डीएनए के बेस यूनिट इकट्ठे हो रहे हैं, अकामुलेट होते हैं, लेकिन डीएनए बनता नहीं है, एंजाइम भी तैयार होते हैं। तो ये आपका G1 या गैप 1 फेज हो गया, फर्स्ट गैप हो गया। क्या कहोगे आप? पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हियर द सेल नॉर्मली ग्रोज इन साइज, स्पेसिफिक एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड, डीएनए बेस यूनिट आर अकामुलेटेड। व्हाई दे आर बीइंग अकामुलेटेड? फॉर द डीएनए सिंथेसिस। तो ये हो गया आपका G1 फेज बेटा। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है G0 फेज के बारे में बेटा। किसके बारे में? G0। ये नॉर्मल फेज नहीं है बेटा, ये इंटरफेज का नॉर्मल फेज नहीं है। कुछ सेल में होता है और कुछ में होता ही नहीं है। सो G0 फेज जो बेटा है, इसकी तारीफ देखें कि पोस्ट मेटाटिक सेल exit the cell cycle from G1 entering a phase called G0 phase। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको डायग्राम या स्केच से आपको समझा दूँ। इधर देखिएगा बेटा, ये एक सेल है बेटा सपोज, और 2 सेल बने हैं, तो मेटासिस के जरिए बनते हैं। ठीक हो गया, इस फेज को बोलते हैं M फेज। तो ये पोस्ट मेटाटिक सेल है, चूंकि M फेज मेटाटिक फेज हो गया
तो इसको मैं बोलता हूँ पोस्ट मेटाटिक फेज। सेल किस फेज में है? पोस्ट मेटाटिक फेज में। और कोई भी सेल अपना सेल साइकिल शुरू करता है बेटा G1 से। कोई भी सेल अपना सेल साइकिल किधर से शुरू करता है? G1 फेज से शुरू करता है। लेकिन कुछ सेल जो होते हैं पोस्ट मेटाटिक, यानी कि मेटासिस के बाद के कुछ सेल सेल साइकिल को छोड़ देते हैं। सेल साइकिल को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। कहाँ से छोड़ते हैं? G1 से छोड़ते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? एक फेज़ में चले जाते हैं। उस फेज़ का नाम क्या होता है बेटा? G0। उसके बाद G1 है, उसके बाद S है, उसके बाद बेटा G2 है, और फिर वही आपका कौन सा फेज़ आता है? मेटाटिक फेज़ आता है। ये सारा इंटरफेज़ है जिसमें G1, S और G2 आते हैं, और बाकी ये M फेज़ या मेटाटिक फेज़ है जिसमें सेल तकसीम होता है। सो कहा गया है कि पोस्ट मेटाटिक सेल ये मेटासिस हो रही है। इसके बाद का जो सेल है उसको बोलते हैं पोस्ट मेटाटिक सेल। एग्जिट द सेल साइकिल, वो सेल साइकिल को एग्जिट कर देता है, लीव करता है, छोड़ देता है फ्रॉम द G1 फेज एंड एंटरिंग इनटू ए फेज कॉल्ड G0 फेज। G1 से छोड़ता है और एक फेज में दाखिल हो जाता है, उसको बोलते हैं G0 फेज। आगे G0 में वो कितने टाइम के लिए रहेगा? द सेल रिमेन इन द G0 फेज फॉर डेज। वहाँ पे डेज के लिए भी रह सकता है, वहाँ पे वीक्स के लिए भी रह सकता है। इवन फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उस जानदार की पूरी ज़िंदगी में वो G0 में रहेगा। ठीक है बेटा, G0 फेज में सेल डेज के लिए रहता है, वीक्स के लिए रहता है, पूरी ज़िंदगी के लिए भी रह सकता है। पूरी ज़िंदगी के लिए कौन सा रहता है सेल? एक नर्व सेल बेटा पूरी ज़िंदगी के लिए G0 में रहेगा। और आई, हमारी आँख में रॉड्स और कोन्स के सेल्स होते हैं, तो आई के जो लेंस के सेल हैं बेटा वो भी वहाँ पे G0 फेज में लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। और विदाउट प्रोलिफरेटिंग फर्दर, और आपको बेटा पता होना चाहिए G0 फेज में सेल प्रोलिफरेट नहीं करते, वहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो ये तारीफ आपने देखी। मैं आपको एक और भी बता दूं कि कुछ सेल जो होते हैं G0 में सेमी परमानेंटली जाते हैं, लाइक लिवर और किडनी। लिवर और किडनी के सेल सेमी परमानेंटली जाते हैं, जबकि कोई सेल जाते ही नहीं है, लाइक एपिथेलियल सेल, वो G0 फेज में जाते नहीं है, लिहाजा वो हर वक्त तकसीम होते रहते हैं। इसके अलावा कुछ सेल, नर्व सेल और आई के लेंस के सेल, ये पूरी ज़िंदगी के लिए G0 में चले जाते हैं और ये प्रोलिफरेट फर्दर नहीं करते। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं G0 फेज को। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पोस्ट मेटाटिक सेल यानी कि मेटासिस के बाद का सेल एग्जिट द सेल साइकिल, सेल साइकिल को छोड़ देता है। कहाँ से छोड़ता है? फ्रॉम G1 से ही छोड़ देता है। एंटरिंग ए फेज, और एक और फेज में दाखिल हो जाता है, उसका नाम G0 फेज है। एंड रिमेन इन द G0 फेज फॉर डेज, फॉर वीक्स और फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज। कौन से सेल लाइफ टाइम के लिए रहते हैं? नर्व सेल, आई लेंस सेल, एंड they do not divide or they do not proliferate further in the G0 phase। आगे चलते हैं हम S phase की तरफ आते हैं बेटा। S phase भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। S phase का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। S phase, S मतलब सिंथेसिस फेज। तो आपने देख लिया सिंथेसिस फेज है, इसमें कोई ना कोई चीज़ सिंथेसाइज होती है, कोई ना कोई चीज़ बनती है। कौन सी चीज़ बनती है? DNA इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है बेटा, याद रखना S फेज में DNA बनता है, लेकिन DNA के जो यूनिट हैं, बेस यूनिट, वो कहाँ इकट्ठे होते हैं? वो G1 में इकट्ठे होते हैं। लेकिन DNA कब सिंथेसाइज होता है? S फेज में सिंथेसाइज होता है। जब DNA सिंथेसाइज होता है तो यही DNA किसको बना रहा होता है? क्रोमोसोम को। तो क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती है बेटा? डबल। तो यही कुछ आपने S फेज में करना है। S फेज कवर किया आपने कहा S फेज इज फॉर द सिंथेसिस फेज, हियर इट इज द सिंथेसिस फेज एंड हियर द DNA इज सिंथेसाइज्ड एंड क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल। तो यहाँ पे DNA बनता है, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं बेटा? डबल हो जाते हैं। पहले इस तरह था क्रोमोसोम, एक क्रोमाटिड था। अब चूंकि क्रोमोसोम बने, DNA बना, तो एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमाटिड पे मुश्तमिल हो जाता है, जो एक जगह पे जुड़े होते हैं। उस जगह का नाम सेंट्रोमेयर है। पहले एक था, अब कितने हो गए? दो। सो क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी बेटा? डबल। ठीक हो गया, ये S फेज आपने याद रखना है। जैसे ही क्रोमोसोम की तादाद डबल होती है, जैसे ही S फेज कंप्लीट होता है, दैट इनिशिएट द G2 फेज। ठीक है बेटा, S फेज किसको शुरू करेगा? G2 को। यानी कि क्रोमोसोम DNA जब बन जाता है, डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम, तो उससे इनिशिएट होता है, शुरू हो जाता है कौन सा फेज? G2 फेज। अब G2 फेज क्या है बेटा? ये प्री मेटाटिक फेज है। मेटासिस, इसके बाद मेटासिस होगी। प्री मेटाटिक फेज का मतलब होता है मेटासिस से पहले, M फेज से पहले। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या आता है बेटा? इसके बाद M फेज आता है, तो लिहाजा हम इसको कह सकते हैं प्री मेटाटिक फेज। ठीक हो गया, ये आपने क्लियर किया कि इट इज द प्री मेटाटिक फेज। और यहाँ पे क्या होता है? द सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन।
यहाँ पे सेल अपने आप को तकसीम होने के लिए तैयार करता है। चूँकि इंटरफेज ही है ना, तो इंटरफेज भी मैंने आपको कहा था सेल अपने आप को तकसीम होने के लिए तैयार करता है। सो G2 फेज में प्री मेटाटिक फेज कहा जाता है G2 को, और यहाँ पे सेल प्रिपेयर करता है इट्सेल्फ फॉर डिवीजन। अब हमें कैसे पता चलेगा सेल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार कर रहा है? प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीजन, ये वाला फेज सेल को तकसीम के लिए तैयार करता है। सेल तकसीम के लिए कैसे तैयार होता है? पहली बात बेटा इधर देखो कि एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट, कि एनर्जी स्टोर की जाती है, एनर्जी स्टोर की जाती है। किसके लिए स्टोर हो रही है? आगे जाके क्रोमोसोम ने हरकत करनी है, तो उस क्रोमोसोम को हरकत करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, लिहाजा वो एनर्जी स्टोर हो जाती है G2 में, और ये इशारा है कि सेल तकसीम होने के लिए क्या हो रहा है? तैयार। दूसरा बेटा, मेटासिस स्पेसिफिक प्रोटीन बनाई जाती हैं G2 में। मेटासिस स्पेसिफिक प्रोटीन यानी कि M फेज के लिए, मेटासिस के लिए क्या बनती है? मखसूस प्रोटीन भी इसी फेज में बनती हैं। और तीसरे नंबर पे RNA एंड माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट फॉर स्पिंडल फाइबर दे आर आल्सो सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे RNA और माइक्रोट्यूब्यूल को भी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाद में स्पिंडल फाइबर को बनाना होता है। ठीक हो गया बेटा। तो आपने G2 फेज के बारे में क्या देखा? आपने कहा G2 फेज इज द प्री मेटाटिक फेज, मेटासिस से पहले का मरहला है, एंड इन G2 फेज द सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन and here energy stored for the chromosomal movement. Metasis specific protein they are also synthesized. RNA and microtubule subunit for spindle fiber they are also synthesized. ठीक हो गया बेटा, ये G2 फेज खत्म हुआ है। ये G2 फेज खत्म हुआ है। जैसे ही G2 फेज का मतलब क्या था कि पहले G1 था, फिर S था, फिर G2 था, यानी कि इंटरफेज खत्म हो गया है। इंटरफेज के बाद या G2 के बाद सेल प्रोसीड करता है, सेल आगे चलता है, फेज ऑफ डिवीजन की तरफ चला जाता है, और हम फेज ऑफ डिवीजन को क्या बोलते हैं? मेटाटिक फेज या M फेज। सो आफ्टर द G2 फेज द सेल प्रोसीड, G2 फेज के बाद सेल आगे चलता है और किस में एंटर हो जाता है? फेज ऑफ डिवीजन, तकसीम के मरहला में दाखिल हो जाता है। और आपको पता है बेटा, तकसीम के मरहला को आप मेटाटिक फेज या M फेज का नाम देते हो। उसके बाद थोड़ा सा है चेक पॉइंट्स के बारे में बेटा। चेक पॉइंट्स, ये जो सेल साइकिल है बेटा, उसमें हर जगह चेक पॉइंट्स होते हैं। सेल साइकिल जो आपने देखा, ये देखिए बेटा, एक छोटी सी स्केच बनाई मैंने। हर पॉइंट के ऊपर क्या होते हैं? चेक पॉइंट। यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट है। तो सेल साइकिल में हर जगह क्या मौजूद होते हैं बेटा? चेक पॉइंट मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं? डिटरमाइन द फेट ऑफ न्यू फेज, वो नए फेज की जो किस्मत होती है उसका तयन करते हैं। सेल साइकिल के हर फेज के ऊपर चेक पॉइंट होते हैं जो कि अगले फेज की किस्मत का तयन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल्स इंटरनल मेकअप, सेल की अंदरूनी ज़रूरत के मुताबिक। सेल की ज़रूरत के मुताबिक हर फेज के ऊपर चेक पॉइंट होते हैं जो कि अगले स्टेप को ठीक ठाक करते हैं और उसकी फेट का भी तयन करते हैं, उसकी फेट को डिटरमाइन करते हैं। कुछ MCQs है बेटा, ये मैंने लिखा कि लेंथ ऑफ द ईच फेज इज वेरिएबल। हर फेज जो बेटा होता है उसकी जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है। हर फेज की जो लेंथ होती है बेटा वो क्या होती है? वेरिएबल होती है। मतलब कि जो G1 है, जो S है, जो G2 है बेटा, इनकी जो M फेज है, इनकी जो लेंथ होती है थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। सो लेंथ ऑफ ईच फेज इज़ वेरिएबल। हर फेज की लेंथ वेरिएबल होती है, यानी कि कम ज़्यादा होती है। ह्यूमन सेल की अगर बात करें, इंसानी सेल में सेल साइकिल का टोटल दौरानिया बेटा 24 आवर्स होता है, कि 24 घंटे में इंसान का सेल 2 में तकसीम होता है। ठीक हो गया। तो ये MCQs किया आपने कि ह्यूमन सेल में सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 24 आवर। अब उस 24 आवर में हम देखें कि M फेज कितना है, इंटरफेज कितना है। बेटा जो M फेज है या मेटाटिक फेज है वो 30 मिनट का होता है, याद रखिएगा। कितने मिनट का? मेटासिस फेज या M फेज 30 मिनट्स का होता है। और याद रखिएगा बेटा, ये जो M फेज या मेटाटिक फेज होता है ये शार्टर फेज होता है सेल साइकिल का, और 10% होता है ओवरऑल। जबकि जो इंटरफेज होता है बेटा वो लार्जर फेज होता है, वहाँ पे सेल तकसीम नहीं होता बल्कि अपने आप को तकसीम होने के लिए तैयार करता है, और इंटरफेज तकरीबन 90% होता है। सो MCQs कर ले। ह्यूमन सेल साइकिल इज अबाउट 24 आवर, मेटासिस टेक्स अबाउट 30 मिनट्स, G1 फेज टेक्स अबाउट 9 आवर्स, S फेज टेक्स अबाउट 10 आवर। सबसे ज़्यादा
लंबा लेंथी फेज एस फेज है जिसमें सिंथेसिस फेज होता है, इसमें क्रोमोसोम डबल होते हैं, डीएनए सिंथेसाइज होता है। G2 फेज कितना है बेटा 4.5 आवर और टोटल करेंगे तो ये बनेगा 23.5 आवर इंटरफेज दैट इज 90% एंड 30 मिनट्स द 10% इज द मेटाटिक फेज। एक और एमसीक्यूज है साथ लास्ट के यीस्ट का जो सेल होता है बेटा आपको पता हो कि यीस्ट क्या है, यीस्ट एक फंजाई है, यीस्ट एक फंजाई है और कौन सी फंजाई है बेटा यूनिसेलुलर फंजाई है, यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल फंजाई को हम यीस्ट कहते हैं और एक सेल पर मुश्तमिल फंजाई को हम यीस्ट कहते हैं। और यीस्ट में जो सेल साइकिल का टोटल दौरानी है बेटा वो कितने मिनट है 90 मिनट। एक्सप्लेन नहीं किया गया कि m कितना है, G1 G2 कितना है, बस आपको टोटल बता दिया गया कि इन द यीस्ट द होल सेल साइकिल इज अबाउट 90 मिनट्स। तो बेटा ये आपका आज का टॉपिक था, इंटरफेज आपने डिटेल से पढ़ा, तो इंशाल्लाह इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है बेटा और लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।